नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के वह करंट लीडिंग जजमेंट जो कि अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो लेक्चर से पहले भी हमारा आईपीसी पर इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट्स का एक वीडियो पब्लिश हुआ था, जिसमें हमने टोटल 5 इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट्स आपको बतलाए थे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है और भी आईपीसी के वह लीडिंग जजमेंट जो कि परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है उनको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, आज के इस वीडियो का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लीडिंग जजमेंट है, वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य वर्सेस रामचंद्र रविदास साथ में त्रिपुरा राज्य। मित्रों, इस केस को जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2019 को 4 अक्टूबर 2019 को डिसाइड किया। अब इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिसके लिए यह केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा, वो यह था कि सड़क यातायात के दौरान कारित दुर्घटनाओं से संबंधित अपराधों का अभियोजन और दंडादेश मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा या फिर भारतीय दंड संहिता के अधीन किया जाएगा या फिर दोनों के अधीन किया जाएगा। तो इस प्रश्न के संबंध में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है यह मामला अपील के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया। अब यह मामला उत्पन्न क्यों हुआ, तो इसके लिए जो तथ्य है इस केस के वह इस प्रकार है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय आदेश के माध्यम से जो गुवाहाटी के जुडिक्शन में जितने भी राज्य आते हैं उन राज्य से संबंधित जो प्राधिकारी हैं उनको यह निर्देश दिया था कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो मामले आते हैं, ऐसे मामले जो कि मोटर दुर्घटना से संबंधित हैं, इन मामलों का अभियोजन जो है मोटर व्हीकल एक्ट, केवल मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ही किया जाएगा, ना कि आईपीसी के अंतर्गत। तो ऐसी स्थिति में जो कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए, इन निर्देशों के अपील में जो है यह मामला मामले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जो है अपने निर्देशों में कई सारे निर्देश दिए थे, कई सारे डायरेक्शंस दिए थे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर हमने जो है संक्षिप्त में जो मेन बात है उसको निकालकर यहां पर रखा हुआ है। तो प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या सड़क यातायात के दौरान जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए कार्रवाई केवल मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ही की जा सकती है या फिर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी की जा सकती है, दोनों के अंतर्गत की जा सकती है। तो इस केस को डिसाइड करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या कहा हम सार रूप में देख रहे हैं जो है ना। तो क्या कहा, सबसे पहले कहा कि मोटरयान अधिनियम 1988 मोटरयान से संबंधित मामलों के लिए स्वयं में एक पूर्ण संहिता है। मतलब सबसे पहले तो कहा कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है यह अपने आप में कंप्लीट कोड है, किंतु इस अधिनियम में अथवा अन्यथा मोटर दुर्घटना से संबंधित किसी अपराध का आईपीसी के अंतर्गत विचारण किए जाने से संबंध में कोई निर्बंधन नहीं लगे हुए हैं। मतलब कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है अपने आप में कंप्लीट कोड है, लेकिन फिर भी आईपीसी के अंतर्गत मामलों को चलाने से संबंध में जो है इस लॉ के अंतर्गत, इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत या अन्यथा कोई भी ऐसा निर्बंधन नहीं है कि आईपीसी के तहत मामला नहीं चलाया जा सकता। तात्पर्य यह है कि मामला आईपीसी के अंतर्गत भी चलाया जा सकता है। अब इसके बाद अगला जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आईपीसी और मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में अपराधी के अभियोजन के मामले में जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या काम करता है, सिद्धांत काम यह करता है कि विशेष विधि को सामान्य विधि पर अभिभावी होना चाहिए। मतलब जो स्पेशल लॉ है वह ऊपर होता है कॉमन लॉ के। तो ये जो प्रिंसिपल है इस केस के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह आईपीसी और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो मामले हैं उन पर यह सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 5 है, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 5 है, वह इस बात के बारे में डायरेक्शन करती है कि भाई जो भी विशेष विधियां हैं वह जो है प्रभावी होंगी और जो आईपीसी है यह जो है कॉमन लॉ उन पर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये प्रावधान जो है आईपीसी की सेक्शन 5 में प्रोवाइडेड है। लेकिन इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट और आईपीसी के अंतर्गत यह सिद्धांत एप्लीकेबल
नहीं होगा, आईपीसी के अंतर्गत भी मामला चलाया जा सकता है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी मामला चलाया जा सकता है। तो यह मामले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। इसके बाद आके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपराध और दंड के बीच अनुपातिक, जो अनुपातिक सिद्धांत है, अनुपात का सिद्धांत है कि भाई जिस व्यक्ति ने जिस तरह का अपराध किया है उसको जो है उसी लेवल का, उसी तरह का जो है दंड दिया जाना चाहिए। तो यह अनुपात का सिद्धांत लागू किया जाना जो है न्यायिक प्रशासन का या न्यायिक दंड प्रशासन का एक अभिन्न अंग है और इसका पालन किया ही जाना चाहिए। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो है अगर किसी व्यक्ति को गंभीर उपहति हो जाए या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर किसी व्यक्ति को जो है कह सकते हैं और भी कोई गंभीर अपराध हो जाए तो उसके संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में पनिशमेंट से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है। इसी के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी ऑफेंसेज हैं वह सभी की सभी कंपाउंडेबल ऑफेंसेज है। तो ऐसी स्थिति में जो गंभीर अपराध हैं, जो गंभीर कृत्य हैं, जो कि भयानक लापरवाही के कारण किए गए, जिसमें ज्ञान भी था और जिसके साथ साथ जो है लापरवाही थी, ये सारी चीजें होने के बाद अगर कोई दुर्घटना घटी है तो ऐसी स्थिति में मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस को कंपाउंडिंग कर केवल जुर्माना अदा कर जो है उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है अनुपातता का जो सिद्धांत है यह खंडित हो जाएगा और जितने भी दंड न्यायालय हैं उनको जो है इस अनुपातता के सिद्धांत को लागू करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इस केस के अंतर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं और एमपीएचजीएस एग्जाम में जो सेकंड पेपर होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड जो पेपर होता है उसमें लीगल जीएस के रूप में जो जजमेंट्स पूछे जाते हैं उसमें यह जजमेंट जो है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या कहता है। मित्रों, अगला इंपॉर्टेंट जजमेंट है संजय रजक वर्सेस बिहार राज्य, जो कि 22 जुलाई 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया गया। अब इस केस में जो मुख्य प्रश्न न्यायालय के समक्ष था वो यह था कि क्या अभियुक्त को तब भी दोषित किया जा सकता है जबकि मृतक का शव जब्त नहीं किया गया, जो घटना को संदेहास्पद बना देता है। मतलब अगर किसी मामले में पुलिस ने शव की जब्ती नहीं की है, डेड बॉडी रिकवर नहीं की गई है, उस डेड बॉडी रिकवर ना करने के कारण अगर घटना संदेहास्पद बन जाती है तो इस मामले में भी क्या अभियुक्त को दोषित किया जा सकता है। अब यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें क्या निर्णय दिया उसको देखने से पहले आपको जो है इसके कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था कि अभियुक्त गणों ने जो है एक 6 साल के बच्चे को अगवा किया फिरौती के लिए, लेकिन फिरौती ना मिल पाई, इस कारण जो है उन्होंने उस बच्चे की हत्या कर दी। तत्पश्चात इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जो है संस्वीकृति की कि उन्होंने फलाना फलाना बच्चे को जो है अगवा किया था और उसको जो है फिरौती ना मिलने के कारण उसकी हत्या कर दी। तो ऐसी कंडीशन में इनके खिलाफ चार्जशीट जो है सेशन न्यायालय में फाइल की गई। चार्जशीट मामला सेशन न्यायालय में गया। सेशन न्यायालय में जब मामला गया तो न्यायालय ने जो है इस मामले में कन्विक्शन किया, दोषसिद्धि की। लेकिन तत्पश्चात जो है ये लोग जो है अपील में गए, हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने जो है इस आधार पर कि सब जो है जब्त नहीं किया गया है, जो मामले को संदेहास्पद बना देता है, इस आधार पर जो है मामले को उलट दिया और दोष सिद्धि को जो है दोष मुक्ति में कन्वर्ट कर दिया था। अब यहां पर आगे ये हुआ कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या क्या कहा। तो सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित करते हुए कहा कि दांडिक विधि शास्त्र का यह कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं है, मतलब ऐसा कोई अनचेंजेबल नियम नहीं है कि पुलिस के द्वारा मृतक के शव को जब्त नहीं किया जाना अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त करने का हकदार बनाता है। मतलब कि केवल डेड बॉडी को रिकवर ना किया जाना जो है अभियुक्त को दोष मुक्ति के लिए आधार नहीं क्रिएट करता है। अभियुक्त को इस आधार पर दोष मुक्त नहीं किया जा सकता कि डेड बॉडी रिकवर नहीं की गई है। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सब सिद्धांत जो डेड बॉडी रिकवरी का सिद्धांत है को महत्व दिया जाना उन चतुर और चालाक हत्यारों के लिए, जो ऐसे चतुर और चालाक हत्यारे हैं उनको जो है बच निकलने का दरवाजा खोल देगा, जो कि
पीड़ित के शव को नष्ट या समाप्त कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा कानून जो है ऐसे हत्यारों को बच निकलने के लिए रास्ता नहीं देता है। तो यहां पर जो है शव की जब्ती जो है आवश्यक नहीं। अगर शव जब्त नहीं किया गया है उसके बाद भी जो दोष सिद्धि जो है हो सकती है। इसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि मामले को पीड़ित के मानववध संबंधी अन्य सुसंगत और संतोषजनक साक्ष्यों से साबित किया जा सकता है और दोष सिद्धि की जा सकती है। मतलब अगर डेड बॉडी रिकवर नहीं की गई है तो इस कारण से जो है अभियोजन का मामला जो है संदेहास्पद नहीं हो जाता है। अगर अन्य कोई पर्याप्त साक्ष्य हैं जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस प्रकार के हैं और भी कोई विटनेसेस ऐसे हैं जो कि उस घटना की पुष्टि करते हैं, उस घटना को जो है निर्धारित करते हैं, अभियुक्त ने वो घटना की है, अपराध किया है, इसको जो है सिद्ध करते हैं, तो इन साक्ष्यों के आधार पर भी दोष सिद्धि की जा सकती है। तो यहां पर इस मामले में जो है यह महत्वपूर्ण बात कही गई। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जजमेंट। मित्रों अगला जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है रामवीर वर्सेस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जो कि 6 मई 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया गया। अब इस केस के तथ्य इस प्रकार हैं कि जो अपराधी है इन्होंने जो है अपनी पत्नी को जो है गला दबाकर इन्होंने हत्या कर दी नशे की हालत में, और विवाद ये था कि उनकी पत्नी जो है उनकी पॉकेट से पैसे निकाल लेती है। इस कारण से इस विवाद में नशे की हालत में इन्होंने गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब इनके ऊपर जो है आईपीसी की धारा 302 का चार्ज लगाया गया और उस पर उसको दंडित किया गया। सेशन न्यायालय ने जो है आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। अब इन्होंने जो है हाईकोर्ट में इस ग्राउंड पर अपील की कि इनका मामला जो है धारा 302 के अंतर्गत ना आते हुए इनका मामला धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत दंडनीय मामला है तथा इनको दंड जो है अधिक दिया गया है। तो दंड के प्रश्न पर हाईकोर्ट में अपील की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने जो है उस अपील को खारिज कर दिया। अब इसके बाद जो है यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह निर्धारित करने के लिए कि इनका मामला धारा 302 के अंतर्गत आता है या धारा 304 बी के अंतर्गत या पार्ट सेकंड के अंतर्गत आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आईपीसी की सेक्शन 300 के जो एक्सेप्शन 4 है, जो कि ऐसे मामलों में व्यवस्था करता है या उसको परिभाषित करता है जो कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, तो इसके अंतर्गत उन्होंने इसके आवश्यक तत्व बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत मामला कब आएगा, जब ऐसे मामले में लड़ाई अचानक हुई हो, कोई पूर्व चिंतन नहीं हो, इसी के साथ साथ जो कृत्य है वह क्रोध के आवेश में घटित किया गया हो, मतलब कि जो घटना घटी है वह क्रोधवश घटी हो, और इसी के साथ साथ जो है अपराध आपराधिक तरीके तात्पर्य यहां पर जो है बहुत ही हीनियस तरीके से ना किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कृत्य किया गया है तो वो जो है आईपीसी की धारा 300 के भाग 4 मतलब आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत ऐसी हत्या जो कि आपराधिक मानववध है या आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है किस श्रेणी में आता है तथा इसके अंतर्गत उसे दंडित किया जाना चाहिए। तो इस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इस बात को स्पष्ट करते हुए उस दोष सिद्धि को जो कि आईपीसी की सेक्शन 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि की गई थी उसको परिवर्तित कर जो है आईपीसी की सेक्शन 304 के पार्ट सेकंड के अंतर्गत कन्वर्ट की। तो यहां पर जो है यह केस हमने देखा। मित्रों इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि जैसे हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाउट्स भेज सकते हैं, हम उसका रिप्लाई यथासंभव जरूर करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।